नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो बच्चों आइए, आज जो है हमारा क्लास शुरू हुआ है। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, बहुत बड़ी नहीं रहेंगी, जिससे आपको आसानी हो देखने में। तो आज हम सबसे पहले संधि के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि संधि क्या है, और इसके बाद हम इसी संधि के चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे क्रमवार तरीके से। और डेली का डेली बहुत छोटा छोटा वीडियो, जिससे कि आपको लिखने में और देखने में आसानी हो और आप अपनी सुविधा अनुसार इसको समझ पाएँ। तो आइए हम संधि का टॉपिक लेते हैं, और हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कौन सी? संधि। संधि हो गया हमारा टॉपिक। अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, जैसे संधि हमारा ये है, तो संधि क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे है, कहाँ से आया ये, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति तो जो हमारे संधि है, यानी संधि शब्द की व्युत्पत्ति लिखते हुए चलेंगे। संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों दो शब्दों यानी दो शब्द कौन कौन से? दो शब्द वे आपके हैं, सम धन धी से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है? सम धन धी से मिलकर हुआ है। जहां पर जो आपका ये सम है, सम का मतलब क्या है यहाँ पर? सम का जो अर्थ हो क्या है? पूर्णतया, यानी पूरी तरीके से। और धी का अर्थ क्या है? मिलना या जुड़ना। ठीक, यानी संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? दो शब्दों से मिलकर हुई। कौन कौन से हैं वो दोनों शब्द? सम धन धी, यानी संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम धन धी से मिलकर हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ है, यानी ये जो आपका है, ये पूर्णतः मिलना ही क्या है? ये आपका शाब्दिक अर्थ है। ठीक, यानी समधन भी। अब हम देखेंगे आगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा देखेंगे हम क्या होती है। यहाँ तक आपका हो गया होगा, साथ के साथ लिखते हुए चलिएगा। हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से ऐसे समझते हुए चलेंगे, और अच्छे से इनको नोट्स बनाएंगे अपना, और टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। तो हमने संधि की व्युत्पत्ति देख ली। अब हम क्या देखेंगे? परिभाषा, यानी परिभाषा क्या है संधि की। परिभाषा में हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक, यानी कम से कम दो हों या तो दो से अधिक हों। दो से कम होंगे तो संधि नहीं होगा। दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को, यानी दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो उत्पन्न विकार, यानी जो विकार उत्पन्न होगा उनमें, उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम इनको संधि कहते हैं। ये जो संधि आपका टॉपिक है, ये लगभग जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीचिंग के हों, चाहे वो टेक्निकल के हों, यानी जहाँ पर भी हिंदी आपके लिए अनिवार्य है, हर जगह ये पूछा जाता है आपसे। या और जैसे वर्णमाला हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, पर्यायवाची हुआ, इस टाइप की जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जिनके बारे में जो बहुत बेसिक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए।
इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलना है, और मैं एक ही चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बहुत डीपली, ताकि आप उस पर तर्क कर सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। तो यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लिखने का क्या मतलब है कि कम से कम दो हों या दो से अधिक हों, दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों। भाई जो आपका वर्ण और ध्वनि है, ये क्या मतलब है? जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो वर्णमाला में हमने क्या देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है, यानी ये मौखिक रूप से है आपका। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई आपका वर्ण है। यानी जो आपकी यही ध्वनियाँ हैं, इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में कर देंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। यानी हम एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो हम उदाहरण लेते हैं विद्या, धन। बहुत कॉमन सा उदाहरण है, केवल समझाने के लिए लिए हैं। अब तो ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इस बार पूछ लिया गया था ये। टीचिंग के जो एग्ज़ाम है, अभी जो टीजीटी वाला हुआ था इधर मई में आपका, सॉरी जून में ही हुआ था, 13 या 14 जून को। तो उसमें आ गया था ये, मतलब टीचिंग के एग्ज़ाम में आ गया था, इतना इजी, जिससे जिसे पढ़कर टीचर बनना है। तो विद्या धन आलय। अब इसमें देखिए कितने वर्ण हैं? दो हैं। भाई पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, यही दोनों आपस में मिलते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे ये विद्या है, विद्या जो है हमने मुख से बोल दिया मौखिक रूप से, तो ये विद्या हो गई। अब हमने इसको लिख दिया तो ये वर्ण हो गया। यानी ध्वनि क्या है? विद्या की, और लिखा क्या है? विद्या। ठीक, दोनों समान चीजें हैं, जो लिखें, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। हिंदी व्याकरण की एक बड़ी खूबसूरती ये भी है कि इसमें हम जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे हम वही लिखेंगे। कुछ भी अलग से हम क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है एज इट इज वही रहेगा। हम उसमें अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तुरंत वो गलत हो जाएगा, पैमाने पर आएगा नहीं वो। तो यहाँ पर देखिए संधि का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों। अब वर्ण क्या है इसमें? वो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। तो संधि में जुड़ता कौन सा है? पहले वाले का अंतिम, पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का पहला, यही जुड़ना है दोस्तों। ठीक, इन्हीं से हमारा जुड़ के, अब देखिए ये दो ध्वनियां हो गई, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है, यानी दो ध्वनियां हुई, आपके पास दो वर्ण हुए। अब जब ये मिलेंगे, अब जब ये मिलेंगे आपको, तो एक विकार उत्पन्न होगा इसमें। विकार क्या होगा? विद्यालय, ऐसे तो लिखते हैं ना हम विद्यालय को। तो यहाँ पर विकार क्या उत्पन्न हुआ? कुछ तो चेंज हुआ ना। विकार का मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं रहने देना, उसमें हमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करके उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? विद्याधन आलय, यानी विद्या आलय। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? विद्यालय, यानी शॉर्ट हुआ ना थोड़ा सा। क्या गायब हुआ यहाँ पर? ये बड़ा आ मात्रा रूप के रूप में बन गया और इस छोटे आ का लोप हो गया। ठीक, तो विकार क्या उत्पन्न हुआ? ये गायब हुआ और ये मात्रा के रूप में आएगा, जो कि अभी मूल रूप में है। यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा आ है ये कैसा है? मूल रूप में है। और छोटा आ कैसा है? मात्रा के रूप में है। तो मात्रा का लोप हो गया और ये जो है मात्रा बन गया। तो विकार आया कि नहीं? अब इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ गई। ठीक, तो जो विकार उत्पन्न होगा, जैसे यहाँ देखिए परिभाषा में क्या, दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को, क्या है? उत्पन्न विकार को। तो विकार क्या उत्पन्न हुआ इसमें? इसमें विकार आपका उत्पन्न हुआ बड़ा आ। क्या उत्पन्न हुआ? बड़ा आ। तो इसमें संधि क्या हुई? संधि हमारा यही हुआ। बड़ा आ किस संधि में आता है? बड़ा आ आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपका दीर्घ स्वर संधि में आता है। तो यानी किस किस संधि का उदाहरण हो गया ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तो जब दो वर्ण आपस में मिले हैं तो विकार उत्पन्न हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, फलस्वरूप हमें क्या मिला? बड़ा आ मिला है, यानी प्रोडक्ट हमें बड़ा आ मिला। तो जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी को हम संधि कहते हैं। इसमें संधि कहाँ है? संधि बड़ा आ पे है, यानी संधि यही है। जो ये बड़ा आ है आपका, ये बड़ा आ जो आपका है यही आपका संधि है, ये पूरा वर्ण थोड़ी संधि है। विकार कहाँ उत्पन्न हुआ? जो विकार उत्पन्न हुआ वही हमारा संधि है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई चलिए विकार उत्पन्न हुआ तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? संधि नाम दे दिया।
अब मान लीजिए किसी स्थिति में विकार नहीं उत्पन्न होता है, जब विकार नहीं उत्पन्न होगा तब उसको क्या कहेंगे भाई, दोनों स्थितियां हैं, विकार उत्पन्न हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है विकार ना भी उत्पन्न हो। तो आइए हम उसको जानेंगे कि यदि विकार न उत्पन्न हो तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। एक टिप्पणी लिखेंगे, और टिप्पणी में क्या लिखेंगे, टिप्पणी में हम लिखेंगे कि यदि दो वर्णों के मेल से, यदि दो वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है तो वह संयोग मात्र, तो वह संयोग मात्र है। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, दो वर्ण आपस में हर जगह मिलेंगे, और जब वो मिल रहे हैं उनके मिलने के बाद कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, यानी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसी ध्वनि हमने संधि के पहले बोला था वैसी ही ठीक ध्वनि हमें संधि के बाद भी मिलती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वह संयोग हो जाएगा, वह केवल क्या हो जाएगा, संयोग, वह हमारा यही हो जाएगा। यानी विकार नहीं उत्पन्न होगा, अगर आपका विकार नहीं उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आपका हो जाएगा संयोग। अब आइए इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम देखिए लिखते हैं उदाहरण, राम स्वरूप, मैंने लिखा राम स्वरूप, संधि अभी नहीं हुई है ना, अभी तो ये विच्छेद हुआ है, यानी इसका प्रसार है अभी। राम धन स्वरूप, अब इनको हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें, राम स्वरूप मिला हमें। तो इसमें कोई चेंजेस आए, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ भी अलग थे, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी जो ध्वनि थी वही, यहाँ भी वही ध्वनि है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। इसका मतलब यहाँ पर संधि नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयोग है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण जो हमारा है वो क्या है, राम सागर। अब देखिए इनको हम जोड़ देते हैं, राम सागर, ये जुड़े आपस में, लेकिन कोई चेंज आया इसमें, कोई चेंज नहीं आया। जो ध्वनि यहाँ थी राम सागर, राम सागर, कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसा का वैसा। ये इसका मतलब ये क्या हुआ, ये संयोग मात्र है, इसमें कोई संधि नहीं है। अब हम आगे देखेंगे संधि के भेद, यानी संधि की व्युत्पत्ति हो गई, संधि की परिभाषा हो गई, और एक टिप्पणी थी वो भी हो गई। यानी जब विकार नहीं उत्पन्न होगा उस स्थिति में क्या होगा, हमने उसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे संधि के भेद, यानी आपकी जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि आपका हेडिंग बनाएंगे हम, संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो हमारी ये मेन हेडिंग हो गई, संधि के भेद या प्रकार। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे संधि के कितने प्रकार हैं या संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। तीनों भेद कौन कौन से हैं, तो जो आपके ये तीनों भेद हैं इनके क्या क्या नाम है। सबसे पहला है हमारा
स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। यानी अब जो आपकी ये संधि है, ये कितने भागों में है? 3 भागों में है। भाई संधि हो किसकी रही है? संधि हो किसकी रही है? संधि वर्णों की हो रही है। भाई दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलेंगे तब विकार उत्पन्न होगा, तब क्या होगा? संधि होगा। वही जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारा संधि हो जाएगा। तो वर्णों की बात हो रही है, तो वर्ण हमारे पास कौन कौन से हैं? भाई वर्ण हमारे पास स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी अयोगवाह में विसर्ग आता है, अलग आता है तो विसर्ग हो जाता है, और साथ में आता है तो अयोगवाह हो जाता है। यही हमारे पास वर्ण हुए। अब हम संधि जो आपका है यानी स्वर संधि है, स्वर संधि में हम क्या देखेंगे? स्वर संधि में किन की बात होगी? स्वर संधि में आपके जो 11 स्वर हैं इनकी बात होगी। अब इसके बाद व्यंजन संधि आएगा। व्यंजन संधि में आपके टोटल व्यंजनों की बात होगी इसमें। अब जैसे हमने वर्णमाला के कितने भेद देखे थे? वर्णमाला हमारी 5 भागों में थी। 5 भाग कौन कौन से? स्वर, स्वर के बाद दूसरा क्या था? अयोगवाह। उसके बाद तीसरा क्या था? व्यंजन था। चौथा क्या था? अंतस्थ थे। और पांचवा क्या, सॉरी, चौथा हमारा था जो संयुक्ताक्षर था। चौथा संयुक्ताक्षर, और पांचवा क्या था? द्विगुण। तो हमारे पास यही 5 भेद थे: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। व्यंजन के बाद हमारा क्या था? संयुक्ताक्षर। उसके बाद द्विगुण थे। तो जो द्विगुण हुआ और संयुक्ताक्षर हुआ, ऊष्म हुआ, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन के अंतर्गत आता है। और स्वरों के अंतर्गत स्वर आते हैं। और जो हमारा अयोगवाह था, अयोगवाह में कितने वर्ण थे? अयोगवाह में 2 वर्ण थे। भाई अयोगवाह कौन कौन से थे? अंक और आह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। तो जब अनुस्वार और विसर्ग दोनों साथ में आते हैं तो ये आपके अयोगवाह कहे जाते हैं। और जब ये दोनों साथ में ना आकर अलग अलग आते हैं तो इनका अलग अलग अपना खुद का नाम है। तो जो जो आपका ये अंक है, अगर ये अलग आता है तो इसका क्या नाम हो जाता है? अनुस्वार। और ये जब अलग आता है इसका क्या नाम होता है? विसर्ग। और जब ये दोनों साथ में आता है तो इसका क्या नाम होता है? अयोगवाह। ठीक। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, यानी ये अकेला आएगा। कौन अकेला आएगा? हाँ, सबसे पावरफुल यही है आपकी संधि में। आपकी जो संधि है, अगर इसको कठिनाई के क्रम में देखा जाए तो कठिनाई के क्रम में हम अगर देखेंगे तो सबसे कठिन कौन सा है? आपका विसर्ग। विसर्ग के नियम बहुत आड़े टेढ़े हैं, इसमें कठिनाई होती है। उसके बाद नंबर 2 पर कठिन कौन सा है? नंबर 2 पर आपका आता है स्वर, क्योंकि इसमें 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और सॉरी यण और अयादि। इन पांचों भेदों को हम देखेंगे तो पांचों में नियम हो जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा विसर्ग से थोड़ा सा आसान है, लेकिन व्यंजन से कठिन है। और सबसे इजी अगर कोई है तो वो आपका क्या है? व्यंजन संधि। ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे की जो शेष चर्चा है उसको हम कल देखेंगे। यानी कल हम जब शुरू करेंगे तो कल जो हमारा शुरुआत होगा वो कहाँ से होगा? स्वर संधि से शुरू होगा। और स्वर संधि में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ, दीर्घ के बाद हम देखेंगे गुण, गुण के बाद हम देखेंगे वृद्धि, वृद्धि के बाद देखेंगे यण, यण के बाद देखेंगे अयादि। एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको आराम आराम से चीज़ें पूरी करनी है। तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग उनको आसानी से पढ़ सकें और लिख सकें, और रिवीजन करने में बड़ा ईजी रहे। 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी तो आप 15-20 मिनट की वीडियो अगर 1.5 की स्पीड में देखते हैं, 1.5 की स्पीड में, तो वो बहुत तेज़ी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो शेष चर्चा है, यानी किसकी? जो स्वर संधि है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक, यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, नोट साथ में बनाते चलिए, इसको लिखते चलिए, सब क्रम से बहुत विस्तार से आपको बताया जाएगा उदाहरण के साथ। एक एक संधि के कम से कम 50-50, 100-100 उदाहरण अगर हो जाएंगे प्रैक्टिस लेके,
जैसे 50-60 तो मैं दूंगा यहाँ पर, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग, तो लगभग 100 उदाहरण हो जाएंगे। तो इनसे बाहर आपके पेपर में कहीं से आएगा नहीं, पूछेगा कहाँ से, पूछेगा यही सब जो आम बातें हैं इन्हीं को पूछता है। अब इस बार देखिए विद्यालय को ही पूछ लिया था, सीधे सीधे उठा के रख दिया था, जबकि हर एग्जाम में यानी हर टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ जाइए, विद्यालय जो संधि विच्छेद है ये विद्याधन आलय फिर उसका संधि करके विद्यालय, ये जरूर बताता है। लेकिन इस बार यही पूछ लिया जाए, एकदम आम सी बात थी। तो कब क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। पेपर का लेवल अब देखिए आप दिन पर दिन ईजी करते जा रहे हैं, केवल कंपटीशन बढ़ाने के लिए। पहले पेपर कठिन रहता था, अभी देखिए पेपर का जो नेचर है वो एकदम बदल चुका है, एकदम ईजी है। तो हम लोग बहुत हार्ड की तरफ नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस हार्ड की करेंगे, पढ़ाई हम ईजी करेंगे, जिससे दोनों हमारा आपस में चलता रहे, साथ में चलता रहे, ओवरलैप न करे वो कि हम कठिन लेके बैठ गए तो कठिन ही पढ़ लिए, एग्जाम में ईजी वाला है हम कर ही नहीं पाए। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत चतुराई के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे और इसके आगे का हम कल देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ोन भी हीट हो जाता है जिससे वीडियो शूट हो रहा है। तो चीज़ें अपने अपने हाथ में रहें, इस वजह से हमको बहुत नियंत्रित होकर चलना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही, इसके आगे मिलते हैं कल। नमस्कार।